हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार आने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये आज का हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 शाम को 5 बजे आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है, चाहे 2024 की बात करो, 23 की बात करो, 20 की बात करो या 18 की बात करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। तो पीएन संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अक्षय परत पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएन संधि डायोड में अक्षय परत क्या होती है। अक्षय परत वो होती है पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको क्या याद करना है कि पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को क्या बोलते हैं, अक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, अति लघु उत्तर प्रश्नों को आपको क्या करना है, आपको रोज मैं जितने भी करा रही हूँ, एक पार्ट आज है और एक पार्ट शाम को, अगर इसके 2-3 पार्ट बने तो कोई नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। उसके बाद आप इनको रोज रिवाइज करना और देख लेना, आपके अति लघु उत्तर प्रश्न इस वीडियो में से ही बन जाएंगे, जो ये मैं पाठ करा रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। तो देखिए, ये हमें चित्र दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5V -3V, और ये हमें चित्र दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत, तो देखिए हम लिखते हैं उपरोक्त परिपथ में पीएन संधि अग्र अभिनत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार लगा लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमसे 3 नंबर में पूछा गया है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ऊर्जा बैंड, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं ऊर्जा बैंड। जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर से देख लीजिए ऊर्जा बैंड क्या होता है। जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की क्या करते हैं, रचना करते हैं, तो इन परमाणु के बीच क्या हो जाता है, अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बस अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ बस रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन करने से हमें क्या होता है, हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो आप क्या करोगे, ऊर्जा बैंड, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का स्वरूप ले लेते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से होता है, तो एक होता है चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर से देख लीजिए, ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे, ये क्वेश्चन आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड का नाम है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा बैंड कौन कौन से हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथीय संकेत बनाइए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं,
होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। तो होल पर कितना आवेश होता है? होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है? धनावेश होता है। अब लिखा था पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने पीएन संधि डायोड का संकेत बना दिया। यहाँ पे देखिए सर्कल बना दिया और ये एरो ऐसे कर दिया, ये हो गया पीएन संधि डायोड का परिपथीय संकेत। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए पी टाइप अर्धचालक वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला उपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। एक तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया था पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? तो हम लिखते हैं पी टाइप अर्धचालक वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। अब हम लिखते हैं इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर यानी कि धनात्मक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एन टाइप अर्धचालक वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि आप पी टाइप अर्धचालक से ही एन टाइप अर्धचालक वाला क्वेश्चन याद कर लोगे। देखिए वो कैसे करना है, जैसे पूछा जाए एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, तो देखिए आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में, यहाँ पे तो है 3 संयोजकता, लेकिन वहाँ पे आ जाएगी 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, बस आपको क्या करना है, पी टाइप में तो 3 है और एन टाइप में कितनी संयोजकता है? 5। अब देखिए बात आती है इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। तो ये क्या होता है, ये उसका अपोजिट होगा। उसमें आवेशवाहक बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? कोटर होंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बस पी टाइप का अर्धचालक याद करना है, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप का अर्धचालक आप खुद से कर दोगे, क्योंकि उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें तो 3 संयोजकता की जगह 5 संयोजकता लिखना है, और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन इसमें कोटर है, उसमें क्या होगा? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक में इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें होगा कोटर। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक कैसे होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कोटक होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एन टाइप अर्धचालक में कई बार पूछा गया है कि बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? उसमें कोटर होते हैं। तो देखिए आपको दोनों ही तरह से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है एग्जाम में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 MU द्रव्यमान शक्ति से कितनी ऊर्जा निकलती है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार हमसे एमसीक्यू में पूछा गया कि 1 MU की तुल्य ऊर्जा MeV में बताइए, या 1 MU द्रव्यमान शक्ति से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 AMU की तुल्य ऊर्जा 931 MeV होती है, अर्थात 1 MU बराबर 931 MeV। तो देखिए 1 MU की तुल्य ऊर्जा MeV में बताइए, तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा 931 MeV होती है, अर्थात 1 MU बराबर 931 MeV। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है। तो जल्दी से बताइए नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है। तो द्रव्यमान की क्षति से। कैसे होती है? द्रव्यमान की क्षति से। आपको पता होना चाहिए कि नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित हो जाती है? द्रव्यमान की क्षति से। और देखिए कई बार आपसे नाभिक के विखंडन का ऊर्जा स्रोत पूछ लिया जाता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, तो इसका ऊर्जा स्रोत क्या? परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो देखिए लोहा यानी कि Fe की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, यह 8.8 MeV के बराबर होती है। तो देखिए किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है। तो लोहे की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, यह 8.8 MeV के क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नाभिकों 13Al27 और 52Te 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या के अनुपात क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं A1 क्या दिया गया है? 27 दिया गया है, और A2 क्या दिया गया है? 125 दिया गया है। अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला नाभिक की त्रिज्या का R बराबर R0 A की पावर 1/3।
फिर से देख लीजिए, नाभिक की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है R बराबर R0 A की पावर 1/3। अब हम यहाँ पे करते हैं R1 अपॉन R2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालने हैं। तो हम करेंगे R1 अपॉन R2 बराबर A1 अपॉन A2, इसका पूरे का 1/3। हम जानते हैं A1 कितना है 27 है, A2 कितना है 125 है। अब देखिए ये 27 और 125, अब हम सोचते हैं कि इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3। हम ये सोचेंगे हमें कुछ ऐसा लाना है कि जो किसी चीज़ का क्यूब हो। तो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 25 किसका क्यूब, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हम कर देंगे 3/5, 3 गुणा 1/3, तो 1/3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/5। तो R1 अनुपात R2 कितना हो गया 3/5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम लिखने हैं हमें। तो देखिए हम यहाँ पे नाम लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियाँ। तो क्या क्या नाम है हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियाँ। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में क्या हुआ है पूछे गए हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है 13.6 वोल्ट। कितना होता है 13.6 वोल्ट। अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। हमारा फॉर्मूला होता है आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। और जानते हैं हम एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 के। तो देखिए यहाँ पे सी क्या है, सी होता है प्रकाश की चाल। तो इस प्रकाश चाल का मान क्या होता है 3 × 10⁸। और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा तरंगदैर्घ्य है, तो इसका मान होगा 1 × 10⁻⁻10। अब देखिए ये था 3 × 10⁸ और अपॉन में है 10⁻⁻10। तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+10, यानी कि 3 × 10⁻18 हो जाएगा हर्ट्ज। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दहली आवर्ती व कार्यफलन में संबंध लिखना है हमें। तो हमें लिखेंगे दहली आवर्ती व कार्यफलन में संबंध। हम यहाँ पे लिखते हैं कार्यफलन W बराबर H न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है वो है दहली आवर्ती। तो दहली आवर्ती व कार्यफलन में संबंध लिखना था हमें, हम यहाँ पे लिखते हैं कार्यफलन W बराबर H नॉट, और जहाँ न्यू नॉट क्या है दहली आवर्ती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में और 22 में पूछा गया था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। अब देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी द्वि ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो देखिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/√2m के। तो m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी द्वि ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके ऊर्जा के पदों में लिखना है हमें। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/√2m के। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो व्यंजक लैम्डा बराबर h/p तथा p बराबर h लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए फिर से देखिए, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण प्रदर्शित तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो व्यंजक लैम्डा बराबर h/p तथा p बराबर h लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा बराबर h/p कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा और p बराबर h लैम्डा तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, यानी कि लैम्डा बराबर h/p किसको प्रदर्शित करेगा, कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पे क्या है p बराबर h लैम्डा तो तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समान गति ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए किसी गतिमान, यहाँ गतिमान लिख दिया गलती से, यहाँ आ जाएगा गतिमान।
किसी गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए लैम्डा बराबर h/√2me क्या होता है, यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में समान गति ऊर्जा की प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किसी गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर h/√2me, जहाँ EP बराबर E अल्फा। तब लैम्डा किसके अनुक्रमानुपाती है, √m के। तो देखिए लैम्डा बराबर लैम्डा अनुक्रमानुपाती है √m के। अब देखिए लैम्डा p/ लैम्डा अल्फा, तो किसके बराबर हो जाएगा, m∞/mp। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने लैम्डा p और लैम्डा अल्फा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p/अल्फा, तो ये क्या जो हो जाएगा, अल्फा जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √m∞/√mp। तो देखिए अब हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था समान गति ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना था हमें। तो फिर ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 4mp। m अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4mp भी तो लिख सकते हैं। m अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 4mp। तो देखिए वो हमने लिखा, तो इससे कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, 4 बचा अंडर रूट में, तो हम जानते हैं कि ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि लैम्डा p/ लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, 2/1। तो देखिए हमारा अनुपात निकल कर आ गया है, लैम्डा p/ लैम्डा अल्फा बराबर 2:1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर लर्न करिएगा और इनका रिवीजन ज़रूर करिएगा। और आज शाम को पार्ट 2 आएगा जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, वो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ही पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस उतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।